वंदे स्वराज देशवासियों। राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल पक्ष मुक्त के आज के तीसरे एपिसोड में मेरी आज की रजूआत लेकर के आप सभी देशवासियों के सामने उपस्थित हूँ। पक्ष मुक्त कहने से मेरा मतलब है कि हमें ये जानना होगा कि पक्ष मुक्त हमें अपने देश को पक्ष मुक्त क्यों करना चाहिए और कैसे हम इसको कर सकते हैं। इन सारी बातों को स्पष्ट करने के हेतु से पक्ष मुक्त के ये एपिसोड शुरू किए गए हैं। पहला और दूसरा 2 एपिसोड हो चुके हैं। आज के इस तीसरे एपिसोड में उसी कड़ी में राजीव दीक्षित जी के गुरु प्रोफेसर धर्मपाल जी के द्वारा जो एक काफ़ी लंबे समय के संशोधन के बाद, करीब करीब 40 सालों के संशोधन के बाद, और वह भी लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरियों के सारे साहित्य देखने के बाद, लंबे संशोधन के बाद जो एक किताब लिखी गई थी, भारतीय चित मानस और काल, उसके संबंध में मैंने आगे के 2 एपिसोड में जो बातें कही उसको एक बार दोहरा देता हूँ। पहले एपिसोड में उस किताब के चैप्टर नंबर 1 में यह 21वीं और 22वीं सदी आखिर है किसकी, उस विषय पे बात कही गई थी प्रोफेसर धर्मपाल जी के द्वारा। उसी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। और दूसरे एपिसोड में उस किताब के दूसरे चैप्टर, जो कि अपना अध्ययन भी विदेशी नज़र से उस बात को लेकर के था, और आज यह तीसरा एपिसोड जिसकी विषय वस्तु है कि महत्व सही जवाब का नहीं लेकिन सही सवाल का है, सही प्रश्न करने का है। हम प्रश्न करना प्राय भूल चुके हैं, तो इसलिए अब इस बात को हम जरा देखेंगे कि किस तरह महत्व जो है वो सही उत्तर का नहीं लेकिन सही प्रश्न का है। आज हमारे पैरों के नीचे अपनी कोई जमीन नहीं, अपने चित और काल का हमारा अपना कोई भी चित्र नहीं है, अपनी कोई विश्व दृष्टि भी हमारे पास नहीं। इसलिए ही ठीक ठाक चलने वाले समाजों के लोग जिन बातों को सहज ही जान जाते हैं, वे बातें ही हमें उलझन में डाले रखती हैं। राज, समाज और व्यक्ति का आपस में क्या संबंध होता है,
किन किन क्षेत्रों में उसमें से किस किस की प्रधानता होती है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संबंधों का आधार क्या है, शील क्या होता है, शिष्ट आचरण क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, सौंदर्य क्या होता है। इस प्रकार से अनेक प्रश्न हैं जिनके जवाब की जो कि किसी भी स्वस्थ समाज में किसी को खोजने नहीं पड़ते। अपनी सहज परंपरा से जुड़े हुए और चित और काल के अनुरूप चल रहे समाजों में यह सारी बातें जो हैं ये अपने आप से ही परिभाषित होती चली जाती है। लेकिन हम जैसे कि अपने मानस और काल की समझ खो बैठे हैं, अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहने की कला भूल चुके हैं, इसलिए ऐसे सारे प्रश्न हमारे लिए सतत जो हैं कि खुले पड़े हुए हैं। देश के साधारण लोगों में सही चिंतन और सही व्यवहार का कोई सहज विवेक शायद अभी भी बचा हुआ होगा ही, लेकिन उन लोगों में भी अब ज़्यादातर जो हैं वह दुविधा दिखाई दे रही है, असमंजस दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे भद्र समाज में, हमारे एलीट क्लास में तो हर एक स्थान पर प्रत्येक संदर्भ में विस्मृति और भ्रांति जैसी स्थिति बनी हुई है। जैसे कि सही गलत का कोई विवेक ही बचा ही ना हो। प्रोफेसर धर्मपाल जी ने कुछ सालों पुरानी एक घटना को बताते हुए उस किताब में लिखा है कि उस समय आंध्र प्रदेश के उस समय के राज्यपाल श्रृंगेरी के शंकराचार्य को एक बार मिलने गए थे। बातचीत में वर्ण व्यवस्था का कोई संदर्भ आया होगा और श्रृंगेरी के आचार्य इस व्यवस्था के विषय में जब कुछ कहने लगे होंगे तो उस पर राज्यपाल ने आचार्य जी से कहा कि वर्ण व्यवस्था की बात तो आप ना ही करो, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य भी यह सुन करके चुप रह गए। बाद में उन्होंने अपने अनुज आचार्य से कहा कि देखिए कैसा समय आ गया है कि वर्ण पर तो अब बात भी नहीं की जा सकती है। यह कैसी विचित्र घटना थी। बात वर्ण व्यवस्था के सही या गलत होने की नहीं है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा इस विषय पर चर्चा करने को ही वर्जित करना, यह तो अजीब है। अपनी परंपरा और अपने मानस को समझने वाले किसी समाज में इस प्रकार की बातचीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
वे राज्यपाल इतना भी नहीं समझते थे कि समाज संरचना के विषय में धर्माचार्यों को अपने मन की बात कहने से नहीं रोकना चाहिए। और श्रृंगेरी के आचार्य भी शायद ये भूल गए थे कि वे किसी राज्य के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। उनकी जिम्मेदारी तो अपनी परंपरा और अपने समाज तक ही सीमित और मर्यादित है। अपनी परंपरा और अपने समाज के चित्त को अपनी समझ के अनुसार अभिव्यक्त करता रहना ही उनका कर्तव्य है। और इस तरह से किसी राज्यपाल को उस अभिव्यक्ति को परिसीमित करने की या मर्यादित करने की छूट, उसकी इजाजत वे कैसे दे सकते हैं? आचार विचार में सहज विवेक न रख सकने के बहुत सारे और प्रसंग भी पाए जाएंगे, मिल सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन करके देश के बहुत बड़े और विद्वान नेता रहे थे उस समय। स्वराज की लड़ाई में उनकी भागीदारी किसी दूसरे से कुछ भी कम नहीं थी। अहिंसा में उनका अटूट विश्वास था और अहिंसा पालन की दृष्टि से वे किसी मोची के हाथ के बने हुए चमड़े के जूता पहनने के बदले बाटा कंपनी के बने हुए रबड़ के जूते पहनते थे। इसी विचार के दूसरे भी बहुत सारे लोग रहे होंगे उस समय। अब जीव हत्या के विषय में इतना सजाग रहने की बात तो शायद बहुत बड़ी ही थी, लेकिन अहिंसा सिर्फ जीव हत्या के निरोध का सिद्धांत तो नहीं है। अहिंसा तो एक व्यापक जीवन दृष्टि का अंग है और इस जीवन दृष्टि के अनुसार अपनी जरूरतों को घटाते जाना और जिन जरूरतों को घटाया ना जा सके उन सभी जरूरतों को अपने पास पड़ोस के परिवेश में से ही पूरा कर लेना, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीव हत्या से बचना। और इसलिए ही महात्मा गांधी के लिए अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांत एक ही थे। अपनी पड़ोस के मोची को छोड़ करके बाटा कंपनी वालों से रबड़ के जूते बनवाने की बात तो अहिंसा और स्वदेशी वाली इस जीवन दृष्टि की न तो तत्वबोध से ही मेल खाती है और ना तो सौंदर्य बोध से ही कोई मेल खाती है। गांवों के उद्योग और खादी वगैरह को प्रोत्साहन देने के लिए हजारों माइल दूर बने हुए खास सामान को प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति हमारे यहाँ के कुछ भद्र लोगों में, एलीट क्लास में जो आजकल चली हुई हैं, वह भी कोई भी बात का सनातन सत्व और समय सापेक्ष बाह्य स्वरूप में विवेक न कर सकने का ही उदाहरण है। खादी और गांव के उद्योग वगैरह तो स्वदेशी के भाव के बाह्य उपकरण ही सिर्फ थे।
मूल बात तो समाज की जरूरतों को आस पड़ोस के साधनों और क्षमताओं के माध्यम से पूरा कर लेने की वृत्ति की थी। यह वृत्ति ही स्वदेशी का तत्व थी और तत्व को छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ उपकरणों की पूजा में लग चुके हैं। यह तो शायद व्यक्तिगत आचरण मात्र की बातें हैं। इन बातों में व्यक्तियों से भूल भी हो जाती होगी, लेकिन हम तो शिक्षा जैसे सामूहिक विवेक के विषय में भी जैसे कि मार्ग भूले हुए दिख पड़ते हैं। पिछले दिनों में वहाँ पर सारनाथ में एक गोष्ठी हुई थी और उस गोष्ठी में अनेक बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए थे। विद्यालयों के कुलपति भी थे, दर्शन शास्त्र के उच्च प्रोफेसर थे, बड़े बड़े साहित्यकार भी रहे और वे सब शिक्षा के विषय पर विचार करने के लिए ही वहाँ पहुँचे हुए थे। सुंदर जगह थी। सारनाथ में बौद्ध ज्ञान का एक बहुत बड़ा संस्थान है, तिबेटियन इंस्टीट्यूट। उस संस्थान में ही यह गोष्ठी हो रही थी और संस्थान के निर्देशक समधोंग रिनपोछे, जो कि खुद बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, वे भी उस गोष्ठी में सब समय बैठे थे। तिबेट में जो सबसे बड़े आचार्य हुआ करते थे या आज भी जो होते हैं, वे रिनपोछे कहे जाते हैं, दलाई लामा भी। गोष्ठी की शुरुआत में ही एक प्रश्न उठा कि जिसे हम शिक्षा कहते हैं उसकी कोई व्याख्या भी है क्या। प्रोफेसर धर्मपाल जी ने ही प्रश्न उठाया था कि हम किसे शिक्षा कहते हैं। लिखने पढ़ने की कला ही शिक्षा है क्या, या फिर और ही कुछ है। उस समय तो उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन बाद में फिर चौथे दिन गोष्ठी पूरी होने के कुछ समय पहले ही श्री समधोंग रिनपोछे को जब बोलने के लिए कहा गया, तब उन्होंने इस प्रश्न को अपनी तरफ से फिर उठाया और उन्होंने कहा कि इस गोष्ठी में 4 दिन से जो बातें हो रही है, उन बातों को मैं तो कुछ भी समझ नहीं सका हूँ, क्योंकि मैं तो इस एजुकेशन शब्द का अर्थ ही नहीं जानता। वैसे भी इंग्लिश मुझे ज़्यादा आती भी नहीं। हाँ, शिक्षा शब्द को तो मैं समझता हूँ और हमारे यहाँ इस शिक्षा शब्द का अर्थ प्रज्ञा, शील और समाधि के ज्ञान से होता है। इन 3 को जानना ही शिक्षा है। बाकी जो है कुशलता है, भौतिक विज्ञान है, शिल्प और कलाओं इत्यादि जो कुछ भी है, वह शिक्षा में नहीं गिनी जाती। वो कुछ दूसरी ही चीज़ें हैं जिन्हें अपने यहाँ शिक्षा नहीं माना जाता। शिक्षा की यह व्याख्या यदि सही है तो प्रज्ञा, शील और समाधि के ज्ञान को ही हमारे यहाँ शिक्षा माना गया है।
तो फिर इसे तो समझना ही पड़ेगा ना, और यह भी देखना पड़ेगा कि इस दृष्टि से हमारे यहाँ कितने लोग इस वक्त शिक्षित हैं। हो सकता है कि ज़्यादा न हो सकता है कि सिर्फ आधा प्रतिशत लोग ही प्रज्ञाशील और समाधि में शिक्षित हों, या फिर शायद 5% तक भी ऐसे लोग मिल आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आधा प्रतिशत ही शिक्षा की इस व्याख्या की कसौटी पर अगर शिक्षित पाए जाते हैं, तो यह आधा प्रतिशत भी भारत को छोड़ करके बाकी के संसार में प्रज्ञाशील और समाधि के जानने वालों के मुकाबले, उनकी तुलना में 5-10 गुना ज़्यादा ही होते होंगे। शिक्षा की हमारी इस मान्यता के अनुसार हम विश्व के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों में से होंगे, या फिर प्रज्ञाशील और समाधि के ज्ञान को ही हम शिक्षा नहीं मानते। शायद आचरण और व्यवहार की कला को, आजीविका पा लेने की क्षमता को हम शिक्षा मानते हैं। इस दृष्टि से अगर देखें तो भारत के 95% तक लोग शिक्षित ही निकलेंगे। इससे भी ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस दृष्टि से देखने से हमारे जैसे ठीक ठाक समझने वाले लोग, 5% लोग शायद अशिक्षित ही पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसों को न तो आचरण ही आता है, न व्यवहार ही जानते हैं, न आजीविका चलाने की कोई कला ही हमें आती है। लेकिन शायद अपने आचरण, व्यवहार और कामकाज चलाने की क्षमता को भी शिक्षा नहीं मानते, अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा मानते हैं। और इस दृष्टि से देखने से यह जानने में आता है कि भारत के 60-70 अथवा तो 80% तक लोग अशिक्षित ही हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से कैसा अक्षर ज्ञान अपने लोगों तक पहुंचाना हम चाहते हैं। समझ लीजिए कि किसी को सिर्फ भोजपुरी ही लिखना पढ़ना आता है, उसे हम शिक्षित मानेंगे या अशिक्षित कहेंगे? शायद वह हम लोगों को अशिक्षित ही दिखेगा। हम कहेंगे कि भाई इसको अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन भोजपुरी का अक्षर ज्ञान तो कोई अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, इसको तो अच्छी नागरी हिंदी भी नहीं आती है। जब तक नागरी हिंदी नहीं आती हो तब तक हम कैसे उसे शिक्षित मान ले? फिर बाद में शायद कोई यह भी कहेंगे कि सिर्फ नागरी हिंदी से ही क्या होगा, अच्छी संस्कृत भी आनी चाहिए। कोई दूसरा कहेगा कि संस्कृत से भी किस तरह से चलेगा, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और वह भी शेक्सपियर वाली ही आनी चाहिए। या फिर ऑक्सफोर्ड में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या फिर बीबीसी पर जो बोली जाती है,
वह इंग्लिश ही आनी चाहिए। फिर कोई कहेंगे कि हाँ, ऐसी इंग्लिश तो इसको आती है, लेकिन अमेरिका में तो यह इंग्लिश जो है यह बेकार है। अमेरिका वालों की तो अलग ही इंग्लिश है और आज के संसार में तो वही चल रही है, वह तो अमेरिकी इंग्लिश है। और यदि इसको यह नहीं आती है तो इसको कोई ठीक से अक्षर ज्ञान तो नहीं हुआ कह सकते। तो इसे किस तरह हम शिक्षित मान लें? इस सब के बाद भी जब हम में से कुछ लोग अमेरिकी इंग्लिश भी सीख लेंगे तो कोई दूसरे कहेंगे कि भाई अब तो अमेरिका वालों के दिन जो हैं वो पूरे हुए, अब तो किसी दूसरे के दिन आ रहे हैं, शायद जर्मनी वालों के आ रहे हों या फिर शायद रशियनों को ही दिन आ रहे हों। हो सकता है कि अफ्रीका वालों में से किसी के दिन आ जाए या फिर अरब लोगों के ही आ जाए। तब हम कहेंगे कि उनकी जो भाषा है उनका अक्षर ज्ञान हो, उनका अक्षर ज्ञान हो तो हम हमारे लोगों को शिक्षित मानेंगे। उसके बगैर तो हम सब जैसे कि अशिक्षित ही होंगे। ये हम कहाँ किस चक्कर में फंस गए हैं? इस हिसाब से तो दुनिया की बहती हवाओं के साथ झुक झुक करके हम कहाँ पहुँचेंगे? अगर हमें इस चक्कर से निकलना है तो अपना कोई स्थिर धरातल हमें खोजना ही होगा। अपने चित्त और काल की समझ के अनुसार अपने साहित्य की संपूर्णता का अनुमान जैसा लगा करके एक सैद्धांतिक ढांचा तो हमें बनाना ही होगा, जिससे कि सही गलत के विवेक का आधार हमें मिल जाए। आचरण की, व्यवहार की और दिन प्रतिदिन के विभिन्न संबंधों के बारे में, जिससे कि कुछ सहज व्याख्याएं हो सके। अपने हिसाब से ही चल निकलने के लिए शायद कोई रास्ता मिल जाए। हो सकता है कि जो सैद्धांतिक ढांचा हम बनाएंगे वह बहुत ज़्यादा सही या फिर बहुत टिकाऊ नहीं होगा। शायद 5-7 सालों में हमें उस ढांचे को बदलना भी पड़ेगा, लेकिन सैद्धांतिक ढांचे तो सब ऐसे ही होते हैं। यह सब तो व्यक्ति के अपने उपक्रम हैं, व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। परमात्मा के द्वारा दिए गए सनातन सत्य जैसे तो ये नहीं हो सकेंगे। सैद्धांतिक ढांचा वे तो ठीक ठाक होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांत भी बदल जाते हैं। राजनीति विज्ञान की मौलिक व्याख्याएं भी बदल जाती हैं। दर्शन शास्त्र की दिशा बदल जाती है। इन सब में सनातन तो कुछ भी नहीं होता, और जो कुछ सनातन होता है सैद्धांतिक ढांचा के आधार में कोई मूलभूत सत्य होता है तो वह सनातन सत्य ढांचे के बदल जाने से प्रभावित नहीं होता, वह तो रह ही जाता है। और संसार का काम अस्थायी तौर पर काम चलाऊ
सैद्धांतिक ढांचे के आधार पर ही चला करता होता है। ऐसा ही एक काम चलाऊ ढांचा हमें अपने चित्त और काल की अपनी समझ के आधार पर बना लेना है, और यह काम हमें खुद ही करना होगा। बाहर वाले आकर के हमें ऐसा कोई ढांचा बना करके नहीं दे सकेंगे जो कि अपने सहज चित्त और काल के अनुसार हम पर फिट बैठता हो। वे चाहे भी तो भी, वे चाहेंगे तो भी इस काम को नहीं कर सकेंगे। यह काम तो हमारे यहाँ के लोगों को ही करना होगा। भारत के सनातन सत्य के किसी छोर को पकड़ लाने की बात मैं नहीं कर रहा। बात तो कोई ऐसा धरातल तैयार करने की है जहां पर कि खड़े हो करके सही प्रश्नों को हम पूछ सकें। सवाल अगर खड़े होने लगेंगे तो जवाब भी मिलने लगेंगे, या फिर अगर जवाब नहीं भी मिले लेकिन सवालों को उठने से, सवालों के उठने से सही रास्ते का कुछ कुछ विवेक तो होने लगेगा। सामान्य आचार व्यवहार में तो भ्रांति की स्थिति नहीं रहेगी। मद्रास के श्री शिवरमण तो कहते थे कि प्रश्न पूछते रहना ही भारतीय सत्य साधना का मूल है। उनका मानना है कि उपनिषदों में जवाब तो शायद बहुत ठीक नहीं है, लेकिन प्रश्न जो हैं ये बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। स्मृतियों में भी उनका कहना है कि प्रश्न, सवाल बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और बाद में अपने सभी प्राचीन ग्रंथों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, सवाल जवाब के माध्यम से ही तो सब कुछ कहा जाता रहा है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र जी जब चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तब रास्ते में बहुत शस्त्र सरंजाम से, हथियारों से लेस होते जाते हैं, हथियार धारण करते जाते हैं। तब सीता जी उनसे कहती है कि यह क्या हो गया है आपको? वन में तो इस तरह से नहीं रहा जाता, आप तो हिंसा की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यह तो ठीक नहीं है। रामचंद्र जी सीता जी की बात का जवाब तो जरूर देते हैं, लेकिन वह उनका जवाब बिल्कुल कच्चा सा था। तो महत्व सीता जी के प्रश्न का ही है, जवाब का नहीं। बात हिंसा की वृत्तियों पर और उसके सही संदर्भों पर चिंतन करने की है। कोई अंतिम समाधान पर पहुंचने की बात नहीं है। इसी तरह से नारद पुराण में महर्षि भारद्वाज और भृगु के बीच भी एक संवाद है। भारद्वाज पूछते हैं कि आपके हिसाब से चतुर्वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण दूसरे वर्ण से बिल्कुल ही भिन्न होती है, लेकिन इस भिन्नता का आधार क्या है? टट्टी, पेशाब और पसीना तो सबको ही आता है। रक्तपीत और कफ वगैरह तो सबके शरीर में
रचे होते हैं। फिर उनमें भिन्नता किस तरह से हुई? भृगु कहते हैं कि शुरुआत में तो सब एक ही वर्ण के थे। मानव जात का जब जन्म हुआ तो शुरुआत में तो सब एक ही वर्ण के थे। फिर अपने अपने कर्मों से वे भिन्न होते चले गए। फिर भारद्वाज जी पूछते हैं कि कोई ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय या फिर वैश्य और शूद्र किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो भृगु कहते हैं कि कर्मों और गुणों से ही इस प्रश्न का निर्णय होता है और इस हिसाब से वह संवाद जो है वो चलता रहता है। यहाँ पर भी प्रश्न का कोई भी अंतिम समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन समाज संरचना के विषय में प्रश्नों को पूछते रहना, इस विषय पर चिंतन करते रहना और समय और संदर्भ के अनुरूप कुछ स्थायी अस्थायी समाधान निकालते रहने की इस रीत को ही शायद भारतीय रीत कही जाती है। इसमें जो महत्व है वो सही सनातन उत्तर पाने का नहीं है, लेकिन सही और सटीक प्रश्न को, सवाल को उठाने का महत्व है। सवाल उठाते रहने की इस रीत को हम कहाँ खो बैठे हैं? यह बड़े प्रश्नों को उठाने का ही अगर हम फिर शुरू कर दें तो हमारा जो सहज विवेक जो है वो जरूर वापस लौट आएगा ही। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस तीसरे चैप्टर में हमने बात की कि महत्व सही जवाब का नहीं, लेकिन सही सवाल का है। तो आज के इस एपिसोड में यह तीसरा चैप्टर हमने पूरा किया। आगे 2-3-4 दिनों के बाद चौथे चैप्टर पर भी हम बात करेंगे हमारे चौथे एपिसोड में। और उस चौथे एपिसोड की विषय वस्तु जो है वह होगी कि अपने चित्त को समझे बगैर तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से पक्षमुक्त को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम भारतीय चित्त मानस और काल को अच्छी तरह से जानें, अच्छी तरह से समझें और इस बात को हम समझें कि आखिर आज की इन स्थितियों में क्यों चाहिए हमें पक्षमुक्त, क्यों हमें अपने देश को पक्षमुक्त करना होगा। और अगर हमारे समझ में ये बात आ जाती है कि हाँ, हमें आज की स्थितियों में हमारे देश को, अपने देश को हमें पक्षमुक्त करना ही होगा और करना ही चाहिए, तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि हम किस तरह, क्या वो मार्ग होगा, क्या वो प्रोसेस, प्रक्रिया होगी कि जिन पर चल करके हम अपने देश को हमेशा के लिए इस गंदी राजनीति से, ये पार्टीबाजी के चक्कर से, जो कि बिल्कुल हमारे समाज में आ रहा है कि यह राजनीति, ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये कभी भारत के लोगों के दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी भारत के लोगों के हितेच्छु, उनका हित चाहने वाले ये पार्टियां कभी भी नहीं हो सकती है।
उनका फोकस तो हमेशा सत्ता पाने पर ही रहा है और रहेगा भी। और आज जो कोरोना के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इस पृथ्वी के गोले पर के मानव जो हैं, इंसान हैं, उनमें से जो प्रमुख लोग हैं वे संपत्ति और सत्ता के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। और ये दोनों जो हैं, संपत्ति और सत्ता की भागीदारी करके ये कोरोना की अफवाह फैला करके पिछले 2 सालों से हमारे दैनिक जीवन को बिल्कुल उथल पुथल कर चुके हैं। लोगों की रोजगारी को बहुत बड़ी असर पहुंचा चुके हैं। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है मानव उत्क्रांति में, यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऐसे कोरोना जैसे वायरस की अफवाह फैला करके संपत्ति और सत्ता की स्थिति, उनका सत्ता का सिंहासन बचाकर रखने के लिए ये सारा कुछ काम हो रहा है। तो हमें अब चाहिए कि हम ही इस पृथ्वीलोक के भी और इस ब्रह्मांड के भी हम ही मालिक हैं। हम उस परम पिता के संतान, हम सभी उस परम पिता के अंश हैं। तो हमें अब इन दुष्ट लोगों को यह बिल्कुल साफ साफ बता देना होगा कि हमें उन गुटों की, उन पॉलिटिकल पार्टियों की कोई भी ज़रूरत नहीं। हम अपने प्रतिनिधि खुद ही तय कर लेंगे। और इस समय हमारे देश में आज़ादी के बाद से 1950 में अमल में आया हुआ जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं। वह तो होंगे ही और होने चाहिए भी, लेकिन हमारे उस संविधान में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टियों का कोई भी नाम नहीं है। तो वह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन बातों को भी हम देखेंगे जो कि संविधान के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ गैर कानूनी है, यह सारा कुछ हम देखेंगे। और आज इस एपिसोड में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से हमारे यहाँ जो सरकारें बन रही है, यह बिल्कुल ही असंवैधानिक बन रही है। और जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वह लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है और यह पक्षतंत्र है। इसलिए इस पक्षतंत्र की हमें ठीक से व्याख्या करनी होगी और सही लोकतंत्र किसे कहते हैं उसे भी हमें समझना होगा। और उस लोकतंत्र को हमें वैसे वैसे लोगों को साथ जोड़ करके पूरे देश से ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की प्रक्रिया से बिल्कुल ही बाहर करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए बाहर करना होगा और सही सही लोकतंत्र को प्राप्त करना होगा। वंदे स्वराज, वंदे स्वराज देशवासियों, वंदे स्वराज।